हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर योर स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के नन हिंदी के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू के जलप्रपात के आज संपूर्ण भावार्थ समझेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसका पूरा क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। पिछले वीडियोस को आप देखे होंगे, उसमें सभी चैप्टर्स को 4 चैप्टर तक कंप्लीट बताए हैं, उसके भावार्थ के साथ बताएं। अगर उसे आप नहीं देखे हैं प्यारे साथियों, तो चैनल के लिस्ट में जाकर के उसे आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आंसर भी उसका बताया गया है और इसे भी हम क्वेश्चन आंसर के साथ बताएंगे। तो अभी प्यारे साथियों, इसमें बताने वाले हैं कि इसमें कहाँ से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं और संपूर्ण अर्थ समझाएंगे इस पार्ट को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो पैसा तो यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। अब आपसे पूछेंगे कि हुंडरू के जलप्रपात में किस तरह के पारंपरिक रूप का वर्णन किया गया है। तो इसमें बोलेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक का वर्णन किया गया। उसके बाद है हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। तो क्या, तो बीच में डॉट डॉट दे देगा तो हम देंगे संस्कृति। आगे इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अबड़क और कोयला खदानों का भी वर्णन है। अब आपसे एक और प्रश्न पूछेंगे कि हुंडरू का जलप्रपात में किस प्रकार के खनिज पदार्थ उत्पन्न होते हैं या फिर उपलब्ध होते हैं। तो हम लोग देंगे अबड़क और कोयला। उसके बाद है प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जीविका और श्रम की महत्ता का संयोजन है। पाठ में बहुल वादी संस्कृति सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्रकृति दृश्य की विशेषता के उद्घाटन के से पाठ रोचक बन गया है। यानी कि पैसात्यो कह रहा है कि झरने की सुंदरता और प्रकृति के दृश्य को देख करके जो पाठ है और उल्लेखनीय बन चुका है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर देखते हैं। ये तो चैप्टर के बारे में था, अब चैप्टर को हम देखते हैं। तो चैप्टर को देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि छोटा नागपुर क्या है, तो हम कहेंगे स्वर्ग का एक टुकड़ा है। उसके बाद जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देख करके धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गडले पानी से के साथ ही नदियाँ बलखाती बह रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों से पेड़ पौधे और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। यानी कि पैसाथियों, हुंडरू का जलप्रपात जो है, उसमें जिस प्रकार से हुंडरू का जलप्रपात खूबसूरत लगता है देखने में, उसी प्रकार वहाँ के जंगल भी लगते हैं और उस जंगल में जंगली जानवर को शरण मिला है। उसके बाद है बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरदद्दू और विभाग को कम व्यय पड़ा है। यानी कि कम मेहनत और कम खर्च पड़ा है विभाग को उस सड़क को बनाने में जो हुंडरू के पास से गुजरते हैं। क्योंकि पैसाथियों, वो सभी पत्थरों से तराश करके सिर्फ बनाए गए हैं। यानी कि पत्थर थे, उसे काट काट करके ही बनाया गया, जिसमें उसको बहुत कम खर्च लगा है, बस काटने में जो मेहनत लगी है। उसके बाद है सांप की तरह भागी जा रही है और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। यानी कि उस जिस प्रकार से हुंडरू की सुंदरता है, उसी प्रकार वहाँ की सड़क की भी सुंदरता है और वहाँ के लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो उसे बहुत ही खुशी प्रदान होती है, क्योंकि वहाँ की सुंदरता ही कुछ अलग है। उसके बाद कहते हैं धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ के से मादक गीतों की दृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहक से पेड़ों की शाखा गुलजार है। यानी कि प्यारे साथियों, वहाँ जो है अ, आदिवासियों का नृत्य यानी कि नाच हो रहा है, साथ साथ आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं, जंगल हरा भरा है, पक्षियाँ गीत गा रहे हैं। इन सभी के साथ जो है हुंडरू का झरना जो है और खूबसूरत हो चुका है। उसके बाद है सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कल कल छल छल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है। झरने सतत झरझर कर आंखों को तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर खुराक चित्त को स्वस्थ और पवित्रता प्रदान करते हैं। यानी कि जब झरना वहाँ से बहती है तो इतनी सुंदरता प्रदान करती है कि लोगों को लगता है कि हाँ,
ये स्वर्ग ही आ चुका है। साथ ही प्यारे साथियों, वहाँ के जो लोग हैं उससे अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे कि अब्रक और कोयला। यहाँ पे कह रहे हैं खानों में कोयला और अब्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे हैं, पेड़ शोभा संपन्न अवर्णीय घटिया घाटियाँ, सुषमा की दर्शनीय नदियाँ और हरी तिमावला और मनमोहक मैदान पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। यानी कि पैसतियों, हरियाली, सुंदरता, मैदान, इन सभी के साथ यह छोटा नागपुर सुंदर बना है। उसके बाद कह रहा है एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वही कोयला बन करके लोगों के घरों में सोना ला रहा है। यानी कि पैसतियों, पृथ्वी अपने कोष को जब उगलती है तो लोगों के बीच सोना की तरह मान लीजिए सोना ही प्रदान करते हैं, क्योंकि कोयला भी एक सोना का रूप हो जाता है, क्योंकि कोयला से भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रहे हैं। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद कर एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है। यानी कि पानी जब गिर रही है तो पर्वतों का एक सुंदर सुंदर आकार प्रकट हो जाता है कट कट के, तो उसे लोग शालिग्राम कह कर के पूजते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कह कर के विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर इसमें हुंड्रू का झरना निराला है। यानी कि पैसा के छोटा नागपुर में बहुत सारे झरने हैं, परंतु जो झरना छोटा नागपुर है वो झरना कोई नहीं है, क्योंकि छोटा नागपुर झरना का बात ही निराला है। उसके बाद मैं जब भी रांची गया हुंड्रू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। ये लेखक कह रहे हैं कि हुंड्रू का झरना एक ऐसा विचित्र प्रवृत्ति है जब भी हम छोटा नागपुर गए हैं तो इसे देखने के लिए जरूर गए हैं, क्योंकि ये हमारे मन को मोह लिया हुआ है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं आघात नहीं। यानी कि ये लेखक कह रहे हैं कि यह झरना एक ऐसा है जिसे लिखना कठिन है, क्योंकि कितना लिखेंगे कुछ लिमिट ही नहीं है। रांची से पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंड्रू पहुंचने में पुरलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। यानी यो रांची से हुंड्रू 27 मील दूर है। आपसे प्रश्न करेंगे कि रांची से हुंड्रू की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 27 मील। पुरलिया सड़क से कितने मील जाने के बाद सड़क मिलती है हुंड्रू के लिए, तो 14 मील। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं, साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग। आपसे प्रश्न भी किए होंगे कि जैसा हुंड्रू का झरना वैसा इसका मार्ग, इसका तात्पर्य प्रस्तुत करे। तो यहाँ से अभी आप लिख सकते हैं कि कठिन मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते भी कठिन होते हैं। इस तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। उसके बाद आगे की बात करें तो आगे जो पॉइंट है उसे समझते हैं कि रांची से चलने वाली मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। यानी कि खाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता है। यानी कि ऐसे ऐसे जंगल दिखाई देते हैं जिसके रहने से बाघ भी डरते हैं उससे और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। चूँकि महीना अगस्त का था इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीर करके बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़ियाँ जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर के आनंद को और कई गुना बढ़ा रहे हैं। वहाँ यो डोल रही थी जैसे सलाह लेकर के डोल रही हो, और छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है। मार्ग में यो खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में
यो लहरा रहे थे जैसा यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। यानी कि पैसात्यो वहाँ के लोग, छोटा नागपुर के लोग अभी भी सभी गरीब हैं, परंतु पैसात्यो उनमें एक विशेष कला है जो कि उनके कृषि कार्य से स्पष्ट होता है। उनके कुछ जो मिट्टी से बने बर्तन होते हैं, मिट्टी से बने कुछ खिलौने होते हैं, उनकी खूबसूरती देख करके पता चलता है। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुँचे। एक बार मन ही मन मैंने उन झरने को प्रणाम किया। ये लेखक कह रहे हैं पैसात्यो कि जब मैं गया तो मैंने प्रणाम किया झरने को। उसके बाद बात करें पैसात्यो तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे और ना ही रास लीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी यह आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक साथ चिंघार रहे हो, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हो, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हैं, या जैसे कई सहर्ष नाग एक साथ फन फैलाकर के फुफकार रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसे ही आवाज़ पड़ती है। यानी कि पैसात्यो हुंडरू की आवाज़ भी एक निराला है। यानी कि 10-5 हाथी, ट्रेन और हवाई जहाज और साथ ही 5 सहर्षों हजारों जो भी कहो नाग की फुंकार जितने मारते हैं उतना सब मिल करके एक हुंडरू का झरना आवाज़ कर रहा है। इन सभी के साथ इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उसके बाद कह रहे हैं और अब झरना देखने लगा, वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच चुके हैं। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जैसे हमने देखा हुंडरू की सुंदरता को देखा तो जैसा महसूस हुआ कि हम लोग स्वर्गलोक के नज़दीक पहुंच गए हैं, यानी कि स्वर्ग के नज़दीक पहुंच गए हैं। ये लेखक कह रहे हैं। क्या यह युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की दर्शन बर्दाश्त है, और यो एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीर करके पानी निकलता है, तो एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। यानी कि पैसात्यो पानी की वहाँ पे गति और ताकत को देख करके महसूस हो रहा है कि इसमें कितने ताकत है, क्योंकि पैसात्यो इन्होंने पत्थरों को चीर करके अपना रास्ता बनाया है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धरा फूटती है। पत्थर को आँख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। यानी कि ऐसा महसूस होता है जैसे कि पत्थरों के आंखों से आंसू बह रहा हो। उसके बाद आगे कह रहा है, और आंसू के अर्थ ये है पैसात्यो कि उसकी सुंदरता को देख करके, हुंडरू की सुंदरता को देख करके, हुंडरू के बहने के तरीके को देख करके पत्थर जो है मात है, पत्थर जो है वो अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर के हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी से कितने मील दूर जाने के बाद हुंडरू का झरना आता है, तो हम बताएंगे 50 मील दूर जाने के बाद। उसके बाद कह रहा है कि नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है। आप भी स्पष्ट रूप से जानते होंगे कि जब पानी ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो वो बिखर जाते हैं कई दिशाओं में, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर के पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि हुंडरू के झरना की ऊंचाई कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे 243 फीट। चलिए आगे है कि उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंबर में पिस करके पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुलने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुन करके ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई देख करके फेरी वाले आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता था। वैसे ही लेकर के, लेकिन उजले रंग की हवा का मिठाई लेकर के पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है, यानी कि पैसात्यो जैसे हवा मिठाई होती है तो वो तो रेड कलर के थोड़ा थोड़ा होते हैं, लेकिन ये वाइट कलर में उसी प्रकार से कुछ गिर रहे हैं।
और कहीं-कहीं धारा इतने प्रबल में गिरते हैं, इतने बड़े होकर के गिरते हैं, इतने विशाल रूप लेकर के गिरते हैं, अ, तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। यानी कि जब वो कठोरता के साथ गिरती है, तो जैसा लगता है कि यह एक विशाल जो है रूप धारण करके गिर रहा है, जिससे कि सुंदरता और भी सहज हो जाती है और इसके साथ इंद्रधनुष का रूप भी धारण हो जाता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़ करके विलीन हो रहा है या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फहरा रहा है। यानी कि जब उस पानी की प्रबल धारा बहती है, तो उसमें इंद्रधनुष जैसे 7 रंग दिखाई पड़ देते हैं। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और एक ओर का जंगल हजारीबाग में है। और आप भी आपसे प्रश्न करेंगे कि झरना का एक ओर रांची में है तो दूसरा ओर कहाँ है? तो हम लोग कहेंगे हजारीबाग में है और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश है हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह ना रांची का है और ना ही हजारीबाग का है, बल्कि सबका है। ये लेखक अपने हिसाब से दृष्टि को दर्शाते हुए लिख रहे हैं। उसके बाद की बात करें पैसा तो उसके बाद कह रहे हैं आगे कि बड़े झरने की बगल में एक इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है, वहाँ पानी करीब 20 फीट ऊपर उछलता है। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि हुंडरू की झरना जब नीचे गिरती है तो वो कितने ऊपर उछलती है? तो 20 फुट ऊपर उछलती है। ठीक है, लगता है पत्थर को चीर करके आने वाले पानी का स्वागत करने और उसके कंठार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पार्वती ने इस गुलापास का प्रबंध किया था। वही गुलापास सशक्त होकर के अभी भी झरझर कर बह रहा है। यानी कि लेखक कह रहे हैं हमारे मित्र ने ऐसा कहा था। उसके बाद की बात करें पैसा तो स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है, बह जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। यानी कि आप थर्मामीटर देखे होंगे, जिससे कि बुखार जांच करते हैं या किसी प्रकार की जांच की जाती है, उसमें देखते हैं आप पारा लगा, तब वैसा ही कुछ महसूस वहाँ भी होता है। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, ज्ञात होता है। पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो। जहाँ पर नदी यो दिखाई देती है, जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ? सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर के हम अनिवेश में कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आँख की प्यास बुझाते रहे। यानी कि प्यारे साथियों, ऐसा है दृश्य छोटा नागपुर के इस झरने का, हुंडरू के झरने का, कि इंसान अगर बनाने का प्रयास करे तो हज़ारों लाखों वर्ष लग जाएँगे, परंतु ऐसा नहीं बना पाएँगे जो प्रकृति ने बना रखा है। इसका क्या यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, यह झरना बड़ा प्रपात जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। बीच-बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए और यो सरसता हरता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जिन्हें मैं यहाँ यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफ़ेद है और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है। वह माधुर्य और कोमलता से ओत-प्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है।
जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। यानी कि ऐसा महसूस होता है, ऐसे पानी नीचे गिरता है कि जैसे लगता है कि आग लगी हुई हो किसी चीज़ में और उसका धुआं ऊपर की ओर जा रहा हो। वैसे पानी जब गिरता है तो ऊपर उछलता है। उसके बाद क्या है, हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट करके जहाँ नीचे गिरता है, उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए, इसका पता मिलना मुश्किल है। यानी कि प्यारे साथियों, जब पानी सभी एकत्रित होकर के एक जगह से बहते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कितने बड़े हाथी या किसी भी चीज़ को डाल दिया जाए तो वो रुक पाए, ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद धीरे-धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन-रात दर्शनियों का तांता लगा रहता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने-पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। हुंटरू प्रपात की भीड़ और चीज़ों का अभाव देख कर के उसके बाद आगे है, ख़्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यावहारिक है। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजा करके अपने लिए आय और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर लेते। यानी कि पैसा, तो लेखक कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी भी बहुत चीज़ों का अभाव है, खाने-पीने की सामग्री का अभाव है। अगर वो झरना किसी अन्य जगह होता तो लोग दुकान खोल लेते, पर्यटन स्थल बन जाता, वहाँ पे लोग जाते और वहाँ के लोग उससे कमाई करते और साथ-साथ जो यात्री जाते हैं उसको भी कुछ खाने-पीने की सामग्री मिल पाते। उसके बाद है धन्य हुंड्रू, जिस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघल कर के यह पाषाण बह रहा है, यह कह सकना असंभव है। पत्थर का अंतरस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर के बहने लगता तो संसार से कलह कपट स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पे झरना बह रहा है, वैसे ही अगर लोग अपने अंदर के स्वार्थ को यहाँ 2 तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़ कर के विशाल झर और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह ज़रा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। घिसता भी नहीं, धँसता भी नहीं और खिसकता भी नहीं। ऐसा भी वहाँ पत्थर उपस्थित है। उसके बाद बात करें पैसा तो उसके बाद करें 243 फुट का यह प्रपात निराला है। सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। यानी कि पैसा तो हुंड्रू की जो शोभा है वो कभी पुरानी नहीं पड़ती। जितने चाहो उतने देखो पर पुराना आपको नहीं लगेगा। धन्य प्रपात हैं जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुणमान करता है, पर युग युग से जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। यानी कि अगर कोई दान करता है उसके अंदर घमंड आ जाता है, परंतु यह झरना कई वर्षों से, कई सदियों से बहता आ रहा है, इससे किसी प्रकार की कोई घमंड नहीं हुई है। अंधे आवाज़ सुन ले तो का अंदाज लगा ले और बहरे परवाह देख ले तो आवाज़ का अंदाज लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुंड्रू अपनी चपलता के लिए चलते मशहूर है। यानी कि समुद्र भी अगर गंभीरता के कारण प्रसिद्ध है या फिर हो सकता है, तो उसी प्रकार हुंड्रू भी अपनी चपलता के कारण जो है मशहूर और प्रसिद्ध हो सकता है और है भी। तो चलिए आगे के स्टेप को समझते हैं। आगे का स्टेप जो है आपका आगे कह रहा है कि प्रोन्नति यह है कि इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहाँ जाने का रास्ता इतना विहर घनघोर और भयंकर है कि जंगल के
उस भाग में पहुँच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगा कर के वहाँ तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो हुनर दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं है। कितने दिन गुज़र गए लेकिन पानी आँखों के सामने उसी प्रकार उछल-कूद मचा रहा है। तो ये थे कामता प्रसाद सिंह काम द्वारा लिखे गए पाठ, जिन्होंने मन की विशेषता को वर्णन किया है, यानी हुनर के झरना के बारे में पूरे डिटेल में लिखा है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आए। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि नए-नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।